वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 40 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के। यह है टेस्ट नंबर 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है? किस क्षेत्र ने हाल ही में जलवायु आपातकाल की भी घोषणा की और वर्ष 2025 तक यानी आने वाले 5 वर्षों में अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाएगा? वो भारत बनाएगा क्या? न्यूजीलैंड बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। इन देशों में जापान भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, ब्रिटेन भी शामिल है। बात करें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की, तो जैकिंडा आर्डन इनका नाम है। न्यूजीलैंड की कैपिटल सभी को पता होगी वेलिंगटन, और मुद्रा क्या है यहाँ की? न्यूजीलैंडी डॉलर। हाल ही में समाचारों में आया पद बुरेवी क्या है? हाल ही में समाचारों में आया पद बुरेवी क्या है? कोई हेक्सोप्लैनेट है क्या? कोई क्षुद्र ग्रह है क्या? निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया एक छोटा द्वीप है क्या? या कोई चक्रवाती तूफान है? बहुत आ रहे हैं आजकल, अलग अलग नामों से न्यूज़ में है। तो बुरेवी, ठीक है, निसर्ग, अम्फन, ये सब चक्रवाती तूफान है। तो देखिए, दक्षिणी पूर्वी और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान बुरेवी और तेज हो गया है अभी हाल ही में। ये श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 240 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व में, तमिलनाडु के पंबन से 470 किलोमीटर पूर्व और दक्षिण पूर्व, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लगभग 650 किलोमीटर पूर्व उत्तर, ठीक है, पूर्व और उत्तर पूर्व में है। ठीक है, कौन? चक्रवात बुरेवी। इसको यह नाम जो बुरेवी है मालदीव द्वारा दिया गया है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर उठा दूसरा चक्रवात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तमिलनाडु, दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल तटों के लिए चक्रवात अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो न्यूज़ में है ये। ठीक है, बुरेवी अगर कहीं पूछा गया, इसके सामने कुछ लिखा हो तो पता चल जाएगा ना कि चक्रवात एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, तीसरा प्रश्न, और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तीन स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट ये भी है कि सारे सही हैं ये। पहला स्टेटमेंट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत को आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया है। भारत के झारखंड और जम्मू कश्मीर आतंकवाद के कारण सर्वाधिक प्रभावित रहे। पाकिस्तान आतंकवाद के कारण दूसरा सबसे प्रभावित देश रहा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। और दूसरा कौन सा प्रभावित है सबसे ज़्यादा? इराक। और तीसरा कौन सा है? नाइजीरिया। ठीक है, तो पाकिस्तान वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा वाला। और भारत 8वें स्थान पर है आतंकवाद से प्रभावित सबसे देशों की सूची में, यानी टॉप 10 में हो गया ये। भारत के जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़, ना कि झारखंड, भारत के जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ आतंकवाद के कारण सर्वाधिक प्रभावित जो है राज्य रहे। तो झारखंड की वजह से पूरा कट जाएगा। ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट अपने को ढूंढना, तो ए है आंसर। तो देखिए, आतंकवाद से प्रभावित देशों का आकलन करने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वार्षिक रूप से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है। अफगानिस्तान सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाले देश के रूप में सूचकांक में सबसे ऊपर है। इसके बाद है दूसरे स्थान पर इराक और तीसरा स्थान है नाइजीरिया का। अगर भारत के परिदृश्य में देखें तो जम्मू कश्मीर आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र रहा भारत में, जहां 165 हमले हुए और 103 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद छत्तीसगढ़, भारत का छत्तीसगढ़, इसमें 85 हमले और माओवादियों, चरमपंथियों से जो है 53 मौतों के साथ दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा भारत में। इसलिए गलत है ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ये सही है दूसरा वाला जम्मू कश्मीर, लेकिन कटेगा तो पूरा ही ना ये। तो एक टॉपिक से प्रश्न किसी भी तरह से पूछ सकता है, हर तरह से तैयार रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रश्न क्रमांक संख्या 4 पर आ जाइए। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2020 की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। चलिए, बीआरओ चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण का जिम्मा संभालता है, लेकिन रखरखाव का नहीं। बीआरओ की स्थापना देश की आज़ादी से पहले हो गई थी। बताइए कौन सा करेक्ट है, बताइए। देखिए, कल की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो उसको करेक्ट कर ले जाओगे। पीसीएस में एक रिलेटेड प्रश्न था इससे। बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में, देश आज़ाद हुआ 1947। तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। बीआरओ चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण का जिम्मा संभालता है और रखरखाव भी करता है। ठीक है, तो गलत हो गया दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सही तो कोई है नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी। तो बीआरओ चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सीमा सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा संभालता है, करेक्ट हो गया। बीआरओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बीआरओ के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। क्यों पूछा गया है प्रश्न? क्योंकि हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर, यानी पहले स्टेटमेंट के कहने का मतलब है आज तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला नहीं रही। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में न्यायाधीश के पद पर 34 सीटें आरक्षित हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के बाध्यकारी परामर्श के बाद की जाती है। बताइए क्या मारे इसका? केवल एक और दो, या तीनों सही हैं, या दूसरा गलत है, या पहला सही है केवल? देखिए, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक कोई भी महिला न्यायाधीश नहीं रही, कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही। सही है पहला स्टेटमेंट। वर्तमान में न्यायाधीशों के पद पर कुल 34 सीटें आरक्षित हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के बाध्यकारी परामर्श के बाद की जाती है। ये भी करेक्ट है। यहाँ तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 2 महिला न्यायाधीश हैं। महिला न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पर, मुख्य की नहीं। जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए जो है 34 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आज तक किसी भी महिला न्यायाधीश को नियुक्त नहीं किया गया। ठीक है, चीफ जस्टिस की बात हो रही है, सीजेआई की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सभी को पता होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद की जाती है जो वरिष्ठ हों तथा जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाए। इम्पोर्टेंट है, अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है जो वरिष्ठ हों अथवा जिन्हें राष्ट्रपति अवश्य समझे। 2 बार हो गया क्या? देखिए, ये तो हो गया, चलो पहले में। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसे राष्ट्रपति अन्य किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना बाध्यकारी है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। मुख्य न्यायाधीश के अलावा मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर दी भारत के राष्ट्रपति ने। सलाह भी ले ली, किससे लेनी है पता चल गया आपको। ठीक है, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, इस चीफ जस्टिस की सलाह लेगा और इसकी सलाह जो है वो बाध्यकारी होगी, ये कहना चाहता है स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए करेक्ट है ये तीसरा वाला स्टेटमेंट। चलिए, प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परीक्षण संबंधित है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है?
काटना शुरू करें। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी के मापने के लिए नहीं। गुरुत्वीय तरंगों की खोज से नहीं। ब्लैक होल के केंद्र में चुंबकीय एकल ध्रुवों की तलाश से नहीं। फिर आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगाने से। आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगाने से। तो देखिए, यह एक ऐसा परीक्षण है जो आणविक स्तर पर किसी उत्पाद की संरचना का पता लगा सकता है। यह रसायन विज्ञान की एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग नमूने की सामग्री और शुद्धता के साथ साथ इसकी आणविक संरचना को निर्धारित करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान में किया जाता है। ठीक है, इसलिए सी सही है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 है क्या? युलू उद्घोषणा का संबंध भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा करने से है क्या? नमत वसई कार्यक्रम राज्य के जनजातीय बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है क्या? देखिए, नमत वसाई कार्यक्रम राज्य के जनजातीय बच्चों को, आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित है, करेक्ट है ये वाला। युलू उद्घोषणा भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा से संबंधित है, ये भी सही है। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2019 है, ना कि 20। ठीक है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। यहाँ पर अपने को गलत ढूंढना, तो पहला ही आंसर है इसका। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, ना कि 2020 को, इसलिए गलत है पहला। ठीक है। यूनेस्को की युलू उद्घोषणा, यूनेस्को की है युलू उद्घोषणा का उद्देश्य है भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा करना। केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए नमत वसई कार्यक्रम ने राज्य के जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु मातृभाषा को अपनाने में सहायता प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, तो पता चल गया कौन किससे है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा एम सेशन कार्यक्रम क्या है? एम सेशन कार्यक्रम क्या है? क्या किसी साइबर धोखाधड़ी या उत्पीड़न को पंजीकृत करने हेतु कोई मोबाइल पोर्टल है? नहीं। फिर क्या है ये? मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तंबाकू की खपत को हतोत्साहित करना। मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तंबाकू की खपत को हतोत्साहित करना है, हतोत्साहित, उत्साहित नहीं है। तो यह तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है। भारत ने वर्ष 2016 में सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में टेक्स्ट मैसेज का उपयोग कर एम सेशन कार्यक्रम शुरू किया कि तंबाकू कितना हार्मफुल है, इससे कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मैनुअल स्कैवेजिंग को खत्म करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीवर लाइन और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई की खतरनाक प्रथा को समाप्त करने और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख पहलों की घोषणा की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीवर लाइन और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को अनिवार्य बनाने के लिए कानून में संशोधन करने की घोषणा की गई है। वहीं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत की है। देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। 10वां प्रश्न है, मेरापी ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं यहाँ पर। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए, हाल ही में 14 नवंबर को विस्फोट हुआ है इसमें, उसके कारण न्यूज़ में है ये। और इससे पहले जून 2020 में भी इसमें विस्फोट हुआ था, फरवरी में भी इसमें विस्फोट हुआ था। तो ये मृत ज्वालामुखी तो होगा नहीं, एक्टिव वोल्केनो हो गया ना। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। ठीक है, अभी 9 महीने पहले जब इसमें विस्फोट हुआ था तो कम से कम 300-400 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मेरापी, तो मेरापी एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, ना कि मृत। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, पहला सही है। ठीक है, इसको याद रखना, न्यूज़ में है ये। तो यहाँ केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। इस पूरी पूरी की टेस्ट सीरीज जो है सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 41 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बैक टू बैक रिवीजन कर डालिए। जैसे अभी 41 था तो 1 से 5 तक पढ़ लेना, फिर 5 से 10 तक पढ़ लेना, ताकि पुराना भी याद रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।